हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं जंतुओं में जनन के बारे में। जनन के कितने प्रकार होते हैं, जंतुओं में जनन किस प्रकार से होता है, जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों किया जाता है, हमारे जैसे जो संतति पैदा होती है बेटा उसके अंदर गुणधर्म हमारे कैसे जाते हैं, इन सभी बातों के बारे में इस पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को डिटेल से। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, ध्यान से मेरी बातें सुनना, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो इस पाठ के अंदर है। और हाँ, हिंदी माध्यम है आपका, तो जो कुछ भी आपको क्लियर होता है बेटा उसको आप एक्सप्रेस यानी लिख आसानी से सकते हो। बस बशर्ते याद होना चाहिए कि हमने इसमें क्या कुछ पढ़ा, क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या बातें थी जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं पाठ के टाइटल से। पाठ का टाइटल है, जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, जंतुओं में जनन। यानी कि जनन तो हमने पढ़ा हुआ है, जनन क्यों आवश्यक है तो हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि जनन आवश्यक है इसलिए जिससे कि हमारे जैसी संतति जो है वो इस धरती पर बनी रहे। अगर बेटा हमारी जैसी संतति इस धरती पर नहीं बनी रहेगी तो धीरे धीरे तो जंतु विलुप्त हो जाएंगे। तो अपने जैसी संतति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ बच्चों जनन क्यों आवश्यक है, तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कहता है क्या बेटा कि हम अपने दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है। यानी जैसे कि आप खाना खाते हो, है ना, जैसे पानी पीते हो, पाचन करते हो, श्वसन लेते हो बेटा, वैसे ही आप अपने शरीर से मल मूत्रों को बाहर निकालते हो यानी कि उत्सर्जित करते हो। हमारे शरीर से बेटा जिस प्रकार से भोजन खाना जरूरी है उसी प्रकार से शरीर से मल को बाहर निकालना भी जरूरी है, तो वो भी एक कार्य है। लेकिन जनन क्या इन सभी कार्यों जितना महत्वपूर्ण है? अगर हम सीधे तौर पर देखें तो एक अकेले प्राणी के लिए जनन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। अगर आप कहें कि भैया मेरे लिए या आपके लिए जनन करना जरूरी है क्या, जनन करना बेटा एक जीवित प्राणी के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आप सभी को पता होगा कि हर इंसान जो है वो बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा के बच्चे आप लोग हैं। ऐसे ही आपकी भी शादी होगी, फिर आपके भी बच्चे होंगे। क्या बच्चे होना जरूरी है जीवन को संपन्न करने के लिए? ना जी ना। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, नहीं मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बेटा बच्चे होना जरूरी है। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण और श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो और पढ़ा था। क्या आपको इन विषयों के बारे में याद है कुछ? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उत्तरजीविता मतलब क्या हो गया बेटा? जिसकी वजह से आप जी पाते हैं, उनके लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हो। जनन यानी जाति यानी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आप सभी को मैंने ये बता दिया है कि जनन क्यों आवश्यक है बेटा, जिससे कि हम अपने जीवन में तो मतलब कुछ फायदा नहीं ले पाते हैं इसका, लेकिन अपने जैसे जीव को इस धरती पर रख पाते हैं, निरंतरता बनाए रखते हैं। जैसे पौधे करते हैं बेटा, बीजों के द्वारा हमने पढ़ा था कि उनके शरीर के अंगों के द्वारा जो है वो बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे कि कई पौधे ऐसे हैं जो जड़ों से ही नए संतान को उत्पन्न कर देते हैं, कई ऐसे हैं जो फल से उत्पन्न करते हैं, कई ऐसे हैं जो बेटा कह सकते हो कि पत्तों से करते हैं। जैसे ब्रावो फिल्म के बारे में हमने पढ़ा था कि पत्तों से ही उनके नए बच्चे हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता? आप नहीं होते। अगर मम्मी पापा आपके प्रजनन नहीं करते तो आप नहीं होते, या फिर आप प्रजनन नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली संतान नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जीव की निरंतरता अवरुद्ध हो जाएगी बेटा। अगर एक जीव नहीं करेगा प्रजनन तो उसके आगे आने वाली जीवें नहीं रहेंगी और फिर ये जीव की निरंतरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है, यानी कि जरूरी है। आप पिछली कक्षा में पौधों के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार से जनन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनन की विधियों से। 6.1 जनन की विधियां।
जनन की विधियों में बेटा मुख्य तौर पर हम जनन के 2 विधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा है कि विभिन्न प्रकार के जंतु अपने बच्चों को पैदा करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं बेटा जो अंडे देते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। अगर हम मानव जाति की बात करें तो मानव जाति बेटा अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। मुर्गियों की बात करें या फिर पक्षियों की बात करें तो वो अंडे पैदा करते हैं। सांप की बात करें तो वो भी अंडे देते हैं बेटा। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें यानी कि मगरमच्छ की, तो वो भी अंडे देते हैं। लेकिन कुत्ते बिल्ली की बात करें तो वो बच्चे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सभी में जनन होता है ना। अब जनन में भी बेटा आपके पास जनन के 2 प्रकार आ जाते हैं। एक जनन होता है बेटा पौधे की तरह ही, जैसे पौधे में हमने पढ़ा था बेटा, पौधे की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है लैंगिक जनन और बेटा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन उस जनन को कहते हैं जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। अगर 2 लिंग नहीं होंगे बेटा तो उसे हम लैंगिक जनन नहीं कहेंगे। तो लैंगिक जनन का तात्पर्य हो गया कि जिसमें 2 लिंगों की आवश्यकता हो, मादा और नर की। बिल्कुल सही। ऐसे ही बेटा यहाँ पर हम जानेंगे कि किसके अंदर क्या होता है। अगर हम बात करें मनुष्य की तो मनुष्य बेटा शिशु देते हैं। बिल्ली जो है उनके बच्चे क्या होते हैं, उनके बच्चे को क्या कहते हैं बताओ? बिल्ली के बच्चे बोल देते हैं। कुत्ते के बच्चे को हम क्या कहते हैं? पिल्ला कह देते हैं, है ना। तितली के बच्चे को हम क्या कहते हैं बताओ? तितली के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को बछड़ा जैसे बोल देते हैं। मेंढक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं बताओ? छोटे मेंढक? नहीं जी नहीं, उनको हम इंग्लिश में तो टोड बोलते हैं, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। ये चीज आप गूगल भी तो कर सकते हो ना। आप कहोगे सर आप ही बता देते तो ज्यादा बेटर रहता। बेटा एक चीज याद रखना हमेशा कि जितनी ज्यादा माइंड के ऊपर आप प्रेशर डालोगे ना, स्ट्रेस डालोगे ना, उतना ज्यादा याद और बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। तो हर एक चीज पकी पकाई ना खाओ, कुछ स्टडी करो, कुछ सर्च करो, तो बेटा आपके दिमाग में मेमोरी ज्यादा रिटेन रहती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा लैंगिक जनन के बारे में। 6.2 लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऐसे जनन में हम आ जाते हैं, क्लासिफाई करते हैं बेटा, जिसमें बेटा आप कह सकते हो कि नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। अलैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा 2 अलग अलग आप कह सकते हो जीवों के अंदर होते हैं, यानी कि जीव में क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है बेटा नर और दूसरा हो गया मादा। अगर आप लड़का हैं तो आप नर हो गए, और अगर आप लड़की हैं तो मादा हो गई। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब जंतुओं में 2 अलग अलग कह सकते हो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं या लिंग हो जाते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं, बताओ क्या कहते हैं उसे? उस प्रकार के जनन को हम कहते हैं बेटा लैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन का जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। यानी ऐसा कोई भी जनन बेटा जिसके अंदर नर और मादा जननांग अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। आइए मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। यानी मनुष्य में कौन कौन से जनन के भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं नर जनन अंग के बारे में। आप सभी को पता होगा पुरुष अलग है, मादा अलग है, तो उनके जननांग भी बेटा अलग अलग ही होंगे। बात तो सही है। तो हम बेटा सबसे पहले बात करते हैं नर जननांग के बारे में। नर जननांग में एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण क्या होता है बेटा? वृषण होते हैं जो थैली नुमा संरचना के अंदर पाया जाता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? वृषण। ये वृषण है जिसे आप अंडकोश के नाम से भी जानते हैं, इसे वृषण कहते हैं बेटा। ये देख रहे हो, ये वृषण है। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? बड़ा टिपिकल सा नाम है ना। इसे हम कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? वृषण। और दूसरे नाम में हम इसे अंडकोश भी कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 वृषण होते हैं, नर के पास 2 वृषण होते हैं, और इसीलिए इसे हम जोड़े में कहते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, यहां पर देखो, एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। एक जोड़ा का मतलब 2 होते हैं। यहाँ पर 2 शुक्राणु नलिकाएं, एक शिशन यानी लिंग होता है। अगर हम देखें तो 2 नलिकाएं हैं बेटा। अगर आप नोटिस करो तो दाईं तरफ में एक नलिका है, ये ट्यूब जो दिख रही है, एक नलिका दाईं तरफ में है ना। आपकी तरफ से शायद ये बायां दिख रहा होगा, लेकिन ये दायां बायां जो भी माने, और एक इधर है बेटा। तो यहाँ पर 2 नलिकाएं हैं जिसे आप क्या कहते हैं? शुक्राणु नलिकाएं। इसमें बेटा शुक्राणु बहते हैं, शुक्राणु नलिकाएं, याद रहेगा।
उसके बाद कहता है क्या कि इसमें एक शिशन होता है। शिशन क्या होता है बेटा, जिसे आप बेटा लिंग कहते हैं, ये रहा, इसे शिशन कहते हैं। ये जब हम बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यानी कि लैंगिक जनन होता है, तो ये शिशन जो है इसमें खून का प्रवाह बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ये बेटा सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ये मसल पार्ट होता है, इसके अंदर खून का प्रवाह बढ़ता है, जो कि खून का प्रवाह हमारे दिमाग बढ़ाता है। और इस दिमाग के अंदर से खून का प्रवाह बढ़ाने के लिए ये जो हमारे पास जोड़े में वृषण पाए जाते हैं बेटा, इसमें एक विशेष प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। उस हार्मोन का नाम होता है बेटा टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन है जो इसमें खून का प्रवाह बढ़ा देता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कह सकते हो लैंगिक जनन होता है बेटा, तो उस जनन में ये सहयोग करता है। क्लियर हो गया? तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और ये चित्र बेटा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको बनाना आना चाहिए। तो यही है मानव में नर जननांग, यानी कि ये नर जनन अंग है। अब हम बात करेंगे बेटा आगे क्या लिखा हुआ है कि इस जननांग से निकलता क्या है। इस जननांग से बेटा निकलता है मानव शुक्राणु। क्या होता है जी ये शुक्राणु? मानव शुक्राणु होता क्या है? तो कहता है कि मानव शुक्राणु अपने आप में एक कोशिकीय होता है और इसके मुख्य 3 भाग होते हैं बेटा, जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारे सिर वाला हिस्सा है, यानी शुक्राणु का सिर वाला हिस्सा होता है। ये मध्य भाग होता है और ये बेटा पूंछ वाला भाग होता है, यानी पिछला भाग होता है। जो सिर वाला भाग होता है ये गति प्रदान करने में मदद करता है, यानी देखो इसको कहीं ऐसा नहीं देख सकते धारा रेखीय है। ये हमने धारा रेखीय जीवों के बारे में कक्षा 7वीं में पढ़ा था। धारा रेखीय जीव कुछ आगे से पैने होते हैं जिससे कि वो कह सकते हो गति प्रदान करने में मदद करें उसकी। तो धारा रेखीय में क्या होता है कि ये काटता हुआ चलता है, तो ये धारा रेखीय है जो कि सिर होता है। सारी की सारी जो बेटा हमारी गुणधर्म होते हैं, सारे के सारे सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, वो मध्य भाग में होती है, इस भाग में होती है। इस भाग में हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारे मम्मी पापा की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना बेटा, वो मम्मी वाली प्रॉपर्टी तो हमें अंडाणु से मिलेगी और पापा वाली प्रॉपर्टी बेटा, पापा वाले जो गुणधर्म है वो हमें शुक्राणु से मिलेंगे। तो शुक्राणु से हमें पापा वाली प्रॉपर्टी मिलती है और वो प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, वो प्रॉपर्टी बेटा मध्य भाग में ही पाया जाता है। क्लियर हो गया? ये क्या है, बनाना आ गया, ऐसे देखकर बनाना है, आपको पेपर में आ जाता है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा मादा के जनन अंग के बारे में। आपको पता है कि हम लैंगिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है भाई लैंगिक जनन? तो हमने पढ़ा कि वो जनन जिसमें नर और मादा दोनों जननांग का अपना अपना रोल होता है। अभी जो मैंने बातें आप लोगों के साथ शेयर की वो नर जननांग के बारे में थी। अब हम जो बात करेंगे बेटा वो मादा जननांग के बारे में करेंगे। मादा जननांग में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, जैसे उसमें बेटा एक जोड़ी वृषण पाए जा रहे थे, वैसे इसमें एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ऐसे ही बेटा इसमें अंडवाहिनी पाए जाते हैं। इसमें अंडवाहिनी भी बेटा 2 होते हैं जो अंडे को नीचे गर्भाशय तक लेकर आते हैं, और एक गर्भाशय होता है। ठीक है, अंड जो हमारे पास अंडाशय है बेटा, वो अंडाशय हमारे पास जो होता है मतलब मादा के शरीर में बेटा, वो 1 महीने के अंदर एक ही अंडाणु को निकालता है। 1 महीने में यहां से एक ही अंडाणु निकलता है, चाहे इधर से बेटा चाहे इधर से। वो अंडाणु यहां से बेटा होते हुए नीचे की तरफ आता है, यहां पर आता है गर्भाशय की तरफ। तो ये जो हमारा अंडाणु है वो एक ही अंडा रिलीज करता है, एक ही अंडा इसमें से निकलता है और वो धीरे धीरे तैरता हुआ बेटा, फ्लोट करता हुआ नीचे की तरफ आता है। यहां पर आएगा, फिर यहां आएगा और यहां पर आएगा। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक के बीच में उसका निषेचन हो जाता है। वैसे तो निषेचन बेटा यहां से भी हो सकता है शुरुआत, तो यहां से लेकर यहां तक का जो पाथ है, पूरा रास्ता जो है बेटा, यहां पर निषेचन हो जाता है। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मनज के जुड़ने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो ये होता है। तो जो सारे के सारे शुक्राणु होते हैं बेटा वो नीचे से प्रवेश करते हैं। ठीक है, सेशन के द्वारा जो निकलते हैं, मुक्त होते हैं बेटा, वो नीचे से प्रवेश करते हैं और अंडाशय तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये शुक्राणु ऐसे या तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये बेटा इधर से होता हुआ, ऐसे होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? अंडाशय की तरफ, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ, किसी एक तरफ।
अंडाशय से जैसे ही अंडा बाहर निकलेगा, आप कह सकते हो कि पिछले पीरियड से 14 दिन के बाद जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही बेटा इसका निषेचन हो जाएगा, किसके साथ? शुक्राणु के साथ। तो ये मादा में जननांग है जो इस प्रकार से होता है। अब आगे लिखा हुआ है बेटा, मादा युग्मनज को उत्पन्न करते हैं जिसे हम अंडाणु या फिर डिंब के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया अंडाशय का क्या महत्व है, यानी मादा के जननांग में अंडाशय का क्या महत्व है? तो हम कहेंगे कि 1 महीने के अंदर एक अंडाणु, कम से कम एक अंडाणु परिपक्व होकर, यानी कि अच्छी तरीके से मैच्योर होकर बेटा अंडवाहिनी से होते हुए नीचे आता है, कहां तक? गर्भाशय तक। लेकिन अंडाणु को निकालने का काम कौन करता है? तो वो बेटा अंडाशय है। ठीक है, अब ये है मानव अंडाणु, यानी कि जो मादा के जननांग में पाया जाता है। अब हमने देखा कि शुक्राणु कैसा था, ऐसा कुछ है ना, मतलब कुछ अजीब सा ही था, जिसमें पूंछ होती है और बेटा सिर होता है और मध्य भाग होता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर अंडाणु है। अंडाणु को अगर आप गौर से देखें बेटा तो इसके अंदर कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, ये कुछ अंडे के समान है। अगर आप लोगों ने बेटा अंडा कंज्यूम किया हो कभी, मतलब मुर्गी का अंडा कभी खाया हो या खाते हो अगर, तो आपने देखा होगा उसमें एक बाहर वाला सफेद वाला भाग होता है, वो सफेद वाला भाग ये है, और एक बीच में पीले वाला भाग होता है बेटा, वो पीले वाला भाग ये है। ठीक है, तो सफेद वाला भाग जो होता है वो आपके पास कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि अंडाणु के अंदर कोशिका द्रव्य है, जिससे कि अंडाणु को बेटा शक्ति मिलती है। और बीच में पाया जाता है केंद्रक, जिसमें सारे के सारे गुणधर्म होते हैं मम्मी वाले। समझ में आ गया? अब कह रहे बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। बिल्कुल सही, कुछ में अंडों का साइज बहुत छोटा होता है, कुछ में बहुत बड़ा। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी में। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा और सबसे विशाल होता है। अब आपने देखा हमारे शरीर में जो अंडाणु होता है बेटा, मादा के शरीर में जो अंडाणु होता है वो इतने छोटे होते हैं कि पता ही नहीं चलता, है ना। लेकिन वो बात अलग है कि जब वो विभाजित होते रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जैसे संतान पैदा हो जाती है। लेकिन होते बहुत छोटे हैं, जो दिखते तक नहीं है, हमें उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है बेटा। वहीं पर अगर मुर्गी के अंडे की बात करूं तो मुर्गी के अंडे इतने बड़े होते हैं कि आप देखना तो चलो देखो तो सही, आप उसे उठा भी सकते हो, और 3 अंडे खा लो तो लगभग पेट भी भरा भरा लगता है, यानी कि इतना बड़ा होता है। और रही बात शुतुरमुर्ग के अंडे की, तो बेटा उसका साइज लगभग यूं होता है, इतना बड़ा साइज होता है शुतुरमुर्ग के अंडे का। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बड़े बड़े अंडे हो सकते हैं और कितने छोटे छोटे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बेटा निषेचन प्रक्रिया के बारे में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की थी और मैंने कहा था कि निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के अंदर बेटा नर युग्मनज और मादा युग्मनज जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, जिससे कि वो आपस में जुड़कर एक कोशिकीय बन सके। हालांकि नर युग्मन अपने आप में एक कोशिकीय है, मादा युग्मनज अपने आप में एक कोशिकीय है, लेकिन जब वो जुड़ते हैं तो उससे भी एक कोशिकीय ही पहले बनते हैं, उनकी कोशिकाओं के केंद्र आपस में जुड़ जाते हैं। यही बात यहां लिखी है। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, यानी कि जुड़ना होता है, मिलना होता है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित यानी कि जुड़ जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। यानी अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं सरल भाषा में। निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, यानी उनकी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं बेटा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यानी युग्मनज तैयार होते हैं, जो अभी हमने जाना वो तैयार होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बेटा, यहां पर ये निषेचन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। ये क्या है बेटा, कौन सी प्रक्रिया है? निषेचन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर एक अंडाणु है, ये अंडाणु है, ठीक है, और ये बेटा बहुत सारे शुक्राणु आए। फिलहाल तो 3 दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, लेकिन ये 3 ही नहीं आते हैं, ये बहुत सारे आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, आप कहोगे किस में प्रवेश कर जाता है,
तो बेटा ये मुर्गी के अंडे की तरह बाहर से कोई कवरिंग नहीं होती है, इसमें बस एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। वो कोशिका झिल्ली को क्रॉस करके यानी उसको भेद करके, अब कहोगे कि भेद कैसे कर पाते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था बेटा कि शुक्राणु आगे से ये ऐसे होती है, ऐसी संरचना होती है। इसमें विशेष प्रकार के ना कह सकते हो केमिकल यानी रसायन होते हैं। जैसे ही ये अंडाणु के साथ जुड़ते हैं तो अपने रसायन की वजह से अंडाणु का जो पट होता है, बाहरी भाग होता है, वो खुल जाता है। खुलते ही शुक्राणु बेटा अंदर प्रवेश कर जाता है। एक शुक्राणु जैसे ही अंदर प्रवेश कर जाता है तो बस इसके अंदर कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, यानी अंडाणु के अंदर, और अंडाणु अपने बाहरी आवरण को इतना मजबूत बना लेता है कि और कोई दूसरा शुक्राणु ना घुस सके। और ये बेटा बहुत इंस्टेंट होता है, जस्ट इंस्टेंट। जैसे शुक्राणु घुसा जस्ट इंस्टेंट सब कवरिंग एकदम हार्ड हो जाती है। इसकी वजह से होता क्या है कि बाकी के जो शुक्राणु पहुंचना चाहते हैं वो अंदर घुस ही नहीं पाते हैं। तो एक ही शुक्राणु कोई भी घुसेगा, ये याद रखना है। जब इस शुक्राणु के प्रवेश के बाद बाहरी का जो आवरण होता है वो जब हार्ड हो जाता है बेटा, तो अंदर में इसके बीच वाले हिस्से से जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा, यानी सूचनाएं होती हैं, और इसके बीच वाले हिस्से से जो सूचनाएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं, और इसके मिलने की वजह से ही संतान के अंदर मम्मी और पापा की प्रॉपर्टीज यानी कि गुणधर्म दिखाई देते हैं। ये निषेचन की प्रक्रिया है। अब जैसा कि दूसरा आप चित्र देख सकते हैं, इस चित्र को अगर आप गौर से देखें तो ये संलयन के बाद का चित्र है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ये नर का केंद्र है और ये बेटा मादा का केंद्र है। मान लेते हैं ये भी हो सकता है ऊपर वाला मादा और नीचे वाला नर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं यहाँ ये देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं बेटा वो आपस में जुड़ती हैं और इनके केंद्र आपस में मिल जाते हैं। इस तरीके से निषेचन प्रक्रिया होती है। अब सवाल उठता है कि सर ये निषेचन प्रक्रिया होती कहां पर है? तो ये निषेचन प्रक्रिया बेटा होती है अंडवाहिनी के अंदर। कहां पर होती है? अंडवाहिनी के अंदर, यानी कि यहां पर। अंडवाहिनी कहां से कहां तक था? तो हमने पढ़ा यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा सारा का सारा अंडवाहिनी ही होता है। और अगर आपसे पूछे कि निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है तो आप बोलेंगे बेटा अंडवाहिनी के अंदर। अंडवाहिनी एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अंडे का निषेचन होता है बेटा शुक्राणु के साथ। ये बात आप याद रखेंगे, 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि सभी में क्या एक ही प्रकार से निषेचन हो पाते हैं या निषेचन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है? अगर आप देखें एक मेंढक को, तो एक मेंढक बेटा हजारों बच्चे देता है, हजारों अंडे देता है, हजारों शुक्राणु उसके होते हैं शरीर में। अब कहोगे कि भैया ऐसे तो हमारे शरीर में भी होते हैं। बिल्कुल सही है। मादा 1 महीने के अंदर सिर्फ 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 तक अंडाणु कह सकते हो रिलीज करते हैं, निकालते हैं। कहां से? अंडाशय से। लेकिन नर के 1 बूंद शुक्राणु के अंदर बेटा 10 लाख से ज्यादा शुक्राणु होते हैं। यानी कह सकते हो कि 1 बूंद के अंदर 10 लाख से ज्यादा शुक्राणु होते हैं, पर वो सभी शुक्राणु बेटा अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। मादा का जो शरीर होता है उनको लगता है कि ये तो बाहर की चीज है ना, तो उनको मारना शुरू कर देते हैं। काफी शुक्राणु जो होते हैं वो बेटा रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। काफी शुक्राणु जो होते हैं वो जैसे ही मादा शरीर में जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आने का मतलब मादा शरीर उसे बाहर निकाल देती है। कुछ शुक्राणु ही होते हैं जो इस रेस में जीतने की कोशिश करते हैं, और जो रेस में जीत जाता है वही बेटा अंडाणु के साथ जाकर संलयित हो पाता है, निषेचन कर पाता है। निषेचन की प्रक्रिया क्योंकि मादा शरीर के अंदर होती है यहां पर, तो इसलिए बेटा इसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। यानी इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि निषेचन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वो निषेचन की प्रक्रिया होती है जो शरीर के अंदर चल रहा होता है, यानी मादा शरीर के अंदर निषेचन हुआ तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहेंगे। बाह्य निषेचन की अगर हम बात करें तो बाह्य निषेचन वो निषेचन की प्रक्रिया है बेटा जिसमें निषेचन बाहर होता है। बाहर मतलब शरीर के बाहर होता है। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। ध्यान से सुन लो, दोबारा बता रहा हूं। आंतरिक निषेचन वो निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें निषेचन बेटा शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन वो निषेचन की प्रक्रिया है जिसमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन जैसे कि हो गया हमारा मादा शरीर के अंदर, जैसे स्त्रियों के अंदर होता है, या फिर कह सकते हो डॉगी के अंदर होता है आंतरिक निषेचन, या फिर बिल्लियों के अंदर होता है। बाह्य निषेचन बाहर होता है जैसे मछलियों में, मेंढक में।
जो छोटे जीव होते हैं बेटा, छोटे लेवल के जीव होते हैं, उनके अंदर होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, दो प्रकार के निषेचन होते हैं। क्लियर हो गया? डन। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा आगे जो टॉपिक है उसके बारे में। जो आंतरिक निषेचन है वो बाह्य निषेचन हो चुका है, समझ में आ चुका है हमें। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भाई हमारे शरीर में देखो अगर तो मनुष्य है, गाय है, कुत्ते हैं, मुर्गी है, इन सभी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है बेटा, और कुछ जीव है जिनके अंदर बाहर होती है, उनको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है? आपने सुना तो जरूर होगा, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भैया जिन फीमेल के, जिन लेडीजों के बच्चे नहीं होते हैं, उनके बच्चों के लिए कह सकते हो परखनली में बच्चे पैदा किए जाते हैं। परखनली में बच्चे, ये कैसे होता है भाई, ये कैसे होता है? पहली बार सुना हमने। नहीं, शायद सुना होगा आपने IVF के नाम से, ऑटो वगैरह के पीछे भी ये एड के बैनर्स वगैरह आपने देखे होंगे। IVF होता है जिसमें मादा शरीर से, ध्यान से सुनना, मादा शरीर से अंडाणु को बाहर निकाला जाता है और नर शरीर के अंडाणु को लिया जाता है। नर शरीर में अंडाणु कहां से होते हैं? क्या बोल रहा हूं, कुछ भी, मतलब नर शरीर के, किसको, कमेंट में लिखो, किसको, नर शरीर से क्या निकलता है? शुक्राणु, बिल्कुल सही। नर शरीर से शुक्राणु को लिया जाता है, मादा शरीर से अंडाणु को लिया जाता है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा उनका संलयन कराया जाता है। जैसे संलयन की प्रक्रिया होती है तो उसको 72 घंटे यानी 72 आवर्स बेटा उसके ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जैसे ही वो सही तरीके से निषेचित हो जाता है तो उसको बेटा इंजेक्शन की मदद से मादा शरीर के अंदर, इंजेक्शन तो क्या कहें, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी सहायता से मादा के गर्भाशय तक छोड़ दिया जाता है। जैसे ही मादा के गर्भाशय में वो जाता है बेटा, तो जाने के बाद गर्भाशय के अंदर वो जाकर चिपक जाता है और वहां पर बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि हम यहाँ पर पढ़ने और समझने वाले हैं डिटेल में। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि किसी लेडी के अंदर अंडे तो होते हैं, मतलब अंडे होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अंडे तो अंडाशय से निकलते हैं, लेकिन जहां पर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है ना बेटा, जिसे आप अंडवाहिनी बोलते हैं, उस अंडवाहिनी के अंदर बेटा कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देखो ये होता तो एक पतली सी नली के समान ही है ना। अब इस पतली सी नली के अंदर ना कुछ भी नहीं होता। अब जैसे हमारे शरीर में ना खून वाली नली है, तो उसमें क्या होता है ना कि खून का प्रवाह होता रहता है। खून का प्रवाह अगर होता रहता है तो होता क्या है, इससे वो नली खुली रहती है। लेकिन मादा शरीर के अंदर क्या होता है, किसी कारणवश, शायद हो सकता है किसी दवाई की वजह से, चोट लगने की वजह से, या फिर भी सकते हो ये हो सकता है बेटा आनुवंशिक तौर पर, यानी कि जो उसको स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ऐसा रहा हो कि उसकी जो अंडवाहिनी है वो किसी वजह से ब्लॉक हो गई हो, बंद हो गई हो। अब अंडवाहिनी अगर ब्लॉक होगा यानी बंद हो जाएगी तो निषेचन की प्रक्रिया तो हो नहीं पाएगी ना, क्योंकि अंडाणु का काम है वहां तक पहुंचना जहां तक शुक्राणु आते हैं। अब शुक्राणु के आने के लिए रास्ता ही बंद कर दिया, अंडाणु को नीचे पहुंचने के लिए रास्ता ही अगर बंद कर दिया, तो अंडाणु नीचे पहुंचेंगे नहीं और बेटा शुक्राणु ऊपर आ नहीं पाएंगे। इससे होगा क्या, निकलने वाला जो अंडा है, मतलब अंडा मतलब अंडाणु, वो कहीं ना कहीं निषेचन नहीं कर पाएगा और बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो किया क्या जाता है, एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है बेटा। उस ऑपरेशन में क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाकर हल्का सा अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु को निकाल लिया जाता है, यानी कि मेच्योर्ड एग को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसे परखनली में डाला जाता है और बेटा जितने भी जरूरत के हार्मोन होते हैं वो दिए जाते हैं अलग से। और फिर मादा शरीर में तो अंडाणु होता है, नर शरीर में बेटा शुक्राणु होता है, तो नर शरीर से भी शुक्राणु लिया जाता है और परखनली में बेटा निषेचन कराया जाता है। तो कह रहे ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, ठीक है, क्योंकि निषेचन के लिए अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अंडाणु तक शुक्राणु पहुंच नहीं पाते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर चिकित्सक ताजा अंडाणु एक शुक्राणु एवं शुक्राणु को एकत्रित करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिसे हम IVF तथा या फिर कह सकते हो अथवा इन विट्रो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन, यानी ये शरीर के अंदर नहीं होता,
इसको शरीर के बाहर कराया जाता है। 72 घंटे में जब ये निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है बेटा, तो फिर अंडाणु और शुक्राणु के संलयन के बाद जो मिलता है बेटा, उसे मादा शरीर के अंदर नीचे से, यानी कि कह सकते हो योनि द्वार से बेटा गर्भाशय तक ले जाया जाता है, और गर्भाशय में ले जाकर बेटा यहां पर उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वो गर्भाशय में पहुंचता है तो मादा का शरीर बेटा उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, एक कोटिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये ढक जाता है और ये इसके अंदर विकास होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने 7वीं कक्षा में पढ़ा था बेटा कि किस तरीके से मादा शरीर के अंदर जो है वो गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है बेटा, ये किनारे जो होते हैं, इसमें खून इकट्ठा होता रहता है 1 महीने तक, है ना। और ये खून किस लिए होता है बेटा? वही निषेचन के बाद जो अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होकर जाइगोट बना था बेटा, वो यहां पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, या कह सकते हो चिपक जाता है, जिससे कि बेटा नए कह सकते हो संतति की पैदा हो सके या संतति पैदा हो सके। तो वही बात है यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे मादा के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। मादा यानी माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता। तो कई लोग ये सोच बैठते हैं यार इसका बच्चा तो कहीं ना कहीं शीशे की एक नली में हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। निषेचन बस कराया जाता है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद बच्चा जो है बेटा माँ के गर्भाशय में ही पैदा होता है, यानी माँ के गर्भ में ही रहता है। तो ऐसी अगर किसी की धारणा है ना कि बच्चा जो है वो पैदा हुआ है इस चीज से क्योंकि टेस्ट ट्यूब में था, तो ये गलत चीज है। ये गलत चीज है क्योंकि आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि निषेचन की प्रक्रिया बस हमने बाहर कराई है, लेकिन उसके जो पोषक तत्व है वो शरीर के अंदर से मिल रहे हैं। उसके बाद जो अंडाणु है बेटा, शुक्राणु है, वो मादा और नर शरीर का ही है। तो इसीलिए ये चीज याद रखने वाली है। आगे क्या कह रहा है देखो, ध्यान से पढ़ेंगे हम इसे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर ही होती है और जंतु में निषेचन जल में होता है। तो आइए पता लगाएं कि ये किस प्रकार होता है। जैसे कि बेटा हमने पढ़ा था मेंढक के बारे में, जैसे हमने मछली के बारे में जाना बेटा, तो मछली अपने शरीर के अंदर इतने सारे बच्चों को पैदा नहीं कर सकती। आपको भी पता होगा मछली एक ऐसा प्राणी है जिसकी कभी भी कह सकते जीवन की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। कहने का मतलब इंग्लिश में सर्टेनिटी का अर्थ है हिंदी में कि कोई फिक्स नहीं होते। अब मैं कहूँगा इंग्लिश से हिंदी बता रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक्चुअली हिंदी का वर्ड होता है कुछ फिक्स, मतलब नियमित कह सकते हो। नियमित जीवन नहीं होता क्योंकि आप कह सकते हैं कि उनको अन्य जीव खा लेते हैं। इसीलिए बेटा मछलियों को लाखों की तादाद में अंडे पैदा करने होते हैं, मछलियों को लाखों की तादाद में शुक्राणु पैदा करने होते हैं, और ये शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं बेटा वो पानी में तैरते रहते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो संलयन की प्रक्रिया संपन्न होती है और नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। यही है यहाँ पर बेटा लिखा हुआ। क्रियाकलाप 6.1 में देखिए, वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मदंगति से बहने वाले झरने का भ्रमण कीजिए। यानी ऐसी जगह पर जाइए बेटा जहां पर पानी हो, वहां पर जाकर आप उसका भ्रमण कीजिए और आप देखिए क्या पाते हैं। जल में तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए, अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए, यानी कि देखिए कि वो कितने बड़े हैं उनको आपको देखना है। अब ये कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे? बारिश के दिनों में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा जब ज्यादा होगी अंडे तभी बेटा सुरक्षित रह पाएंगे। मिट्टी पर अगर वो अंडे और शुक्राणु दे देंगे तो फिर तो मर जाएंगे ना। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक अथवा टोड पोखर, तालाब या मंद गति से बहते हुए झरने की ओर, ये मंद गति है बेटा, मदंग गति पढ़ दिया मैंने इसको, मंद गति है जो कि आपस में फ्यूज हो गया, आपस में मिल गया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये जो है मंद गति है, मंद गति, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या कि इन जगहों पर आपने जरूर देखा होगा। अब यहाँ पर ये अंडे हैं और जो शुक्राणु के साथ जुड़ेंगे और बाह्य निषेचन होगा। इस प्रकार से बाह्य निषेचन होता है बेटा। ये कहाँ कहाँ हो रहा है देखिए, यह मछली, स्टारफिश, जेलीफिश जैसी प्राणियों में पाया जाता है, ठीक है। अब मछली, मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी सिर्फ एक ही देती है? इसके पीछे क्या कारण है?
क्योंकि आपको पता है बेटा मछली और जो दूसरे जीव होते जो पानी में रहते बेटा, उनके जो बच्चे होंगे बेटा, उनके जीने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बाकी जो दूसरे जीव होते हैं वो उनके अंडाणु या शुक्राणु को खा जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अंडे पैदा हो गए, कहीं ना कहीं हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, तो कहता है कि यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, नया जीव नहीं बन पाते। यानी कि आपने देखा कि अंडे तैरते तैरते कहीं और निकल गए, शुक्राणु बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो अंडे खत्म, शुक्राणु खत्म। तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा तादाद में देना पड़ता है, जैसे कि लक बाई चांस 8, 10, 15, 20 तो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ेंगे और बच पाएंगे वो। तो वही कह रहा है, इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं, या आप कह सकते हो जो अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु हैं, और शुक्राणु जो है बेटा बड़ी तादाद में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि कुछ में से निषेचन की प्रक्रिया को फिक्स माना जा सके, जिससे कि बच्चे पैदा हों। अब सवाल उठता है कि भाई बच्चे पैदा होते कैसे, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, चलिए जानते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, ये है अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, जहां से बेटा अंडे बाहर आते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि यही वो जगह है जहां पर अंडों का निर्माण होकर परिपक्व होते हैं। अंडे तो बहुत सारे हैं, अभी भी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे अंडे अभी भी दिख रहे हैं, पर सारे अंडे बाहर नहीं आते बेटा। जो अंडा सबसे ज्यादा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसको ही अंडाशय बाहर निकाल देता है। तो जैसे ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये अंडाशय से निकलने वाला जो है वो अंडाणु है, जो बाहर आ चुका है क्योंकि मैच्योर हो चुका था। जैसे ही आगे आता है बेटा, तो शुक्राणु यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं, और शुक्राणु से बेटा ये जुड़ जाता है। शुक्राणु से जुड़ते ही यहाँ पर बनता है बेटा युग्मनज। क्या बनता है बेटा, युग्मनज। युग्मनज के अंदर एक कोशिका जो है वो अंडाणु का यूज होता है, एक शुक्राणु का यूज होता है, और इससे वो आपस में जुड़ते हैं, और उनके जो केंद्रक होते हैं बेटा वो आपस में संलयित हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो आपस में विभाजित होते रहते हैं, कई बार विभाजित होते हैं। जैसे ये एक बार विभाजित हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये फिर विभाजन हुआ, यहाँ पर हर बार विभाजन होता रहता है, यहाँ कई बार विभाजन हुआ। और इससे होता क्या है, इससे क्या होता है बताओ, इससे क्या होता है, इससे बेटा जीव पैदा होते हैं, नए जीव। समझ में आ रहा है। तो फिर ये आप देखो, कोशिकाएं विभाजित होती रही होती रही होती रही, चलता गया विभाजन। ये आगे जाकर होता क्या है कि जब भ्रूण हो जाता है इतना बड़ा मैच्योर कि वो संलयित हो सके, तो भ्रूण जो है वो गर्भाशय में रोपित हो जाता है। क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है गर्भाशय में जाकर। गर्भाशय में बेटा यहाँ पर रक्त जमा होता है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ये रक्त क्या करता है, उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, और वो भ्रूण जो है वो शुरुआत में पोषण लेता है। पोषण लेकर जब वो वृद्धि और विकास कर लेता है, तब फिर इस तरह की अवस्था होती है। यहाँ पर गर्भाशय के अंदर जगह बन जाती है, और भ्रूण जो है वो शरीर से बेटा ऊर्जा अवशोषित करने लगता है, कहीं ना कहीं शरीर से जो है वो धीरे धीरे ऊर्जा लेने लगता है। इससे विकास होता है और बच्चे पैदा होते हैं, भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। बस इतना ही है। आगे आ जाओ। अब हुआ क्या, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं, एक पेज छूट गया क्या, नहीं नहीं ठीक है, यहां पर आप देखो बेटा इस जगह पर। तो ये क्या कह रहा है, सिर, आंखें, कान इत्यादि धीरे धीरे विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों को पहचाना जा सके, उसे हम गर्भ कहते हैं, जो कि गर्भाशय में ही होता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है, तो नवजात शिशु जन्म दे देती है माँ, और ये लगभग हमारे कह सकते हो मानव जाति में 9 महीने में होता है, 9 मंथ बेटा। अब ये हर एक जीव में अलग अलग होता है, लेकिन हमारे शरीर में 9 मंथ्स में होता है, 9 महीनों में होता है। अब ये भी फिक्स नहीं है कि हर बच्चा 9 महीने में ही पैदा होगा, कुछ बच्चे बेटा 8 में भी हो जाते हैं, कुछ 7 में भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो बेटा, ये वो गर्भाशय है जिसके अंदर बच्चा पैदा होता है। एक थैली जैसी संरचना होती है जिसके अंदर ये होता है बेटा, और जैसे ही इसका विकास पूरा हो जाता है, तो फिर ये बेटा यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और बेबी जो है वो योनि द्वार से बेटा बाहर खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है।
कभी कभी बच्चा जो है योनि द्वार में अटक जाता है, जिसकी वजह से मादा के जो कह सकते हो शरीर में कट लगाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि भैया ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, तो ऐसा ही होता है कि वो गर्भाशय में बच्चा अटक जाता है या बच्चा उल्टा हो जाता है, या फिर औरतों के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो बच्चे को धक्का मार सके, अंदर से पुश कर सके, तो इससे भी खतरा पैदा होता है बच्चे के ऊपर भी, माँ के ऊपर भी। इसीलिए बच्चे को बेटा ऑपरेशन से बाहर निकाला जाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे बेटा मुर्गियों के बारे में। मुर्गियों में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। हमें पहले से पता है मुर्गियों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? ना जी ना। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। तब चूजे कैसे जन्म ले लेते हैं? मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं ना, तो चूजे जो होते हैं मुर्गी के बच्चे, वो कैसे जन्म लेते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, और अंडवाहिनी से नीचे और बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षा की परत चढ़ती रहती है, जिसकी वजह से बाहर का कोई भी केमिकल यानी रसायन उसके ऊपर गलत प्रभाव ना डाल सके, या फिर कह सकते हो मादा शरीर खुद ही उसे किसी फॉरेन एजेंट की तरह, या फिर कह सकते हो किसी बाह्य पदार्थ की तरह ना मानकर उसको खतरा ना मानकर उसे खत्म ना कर सके। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन कर देती है, यानी जब वो पूरा परत तैयार हो जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है बेटा, तो वो उसको बाहर निकाल देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 हफ्ते का समय लगता है। आपने मुर्गी का उष्मायन के लिए अंडों पर बैठते हुए देखा होगा। मुर्गी को देखा होगा ना कि मुर्गी या फिर कोई दूसरे पक्षी वगैरह होते हैं, जब वो अंडे दे देते हैं तो अंडे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? बताओ। उष्मायन। क्या कहते हैं? उष्मायन। उष्मायन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो उसे हम उष्मायन कहते हैं। तो अंडे के उष्मायन के लिए वो उस पर बैठ जाते हैं, जिससे कि शरीर की गर्मी उन्हें दे सके। क्या आप जानते हैं अंडों के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? बताओ, इस अवधि में ही होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। बस यही है, धीरे धीरे वो विकसित हो जाता है, फिर वो तोड़कर बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतु में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जो अभी हमने कहा बाह्य निषेचन किस में हुआ था ये बेटा? ये मछलियों में और मेंढक में। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। अपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे, जो छोटे छोटे से होते हैं बेटा। अब आते हैं, हम बात करेंगे जरायुज और अंडप्रज के नाम के बारे में। अंडप्रज और जरायुज क्या होते हैं? जरायुज वो होते हैं बेटा जो बच्चे पैदा करते हैं, जो सीधे शिशु को बाहर निकालते हैं शरीर से, यानी उनका शिशु जो है शरीर के अंदर ही पनपता है, पैदा होता है, वृद्धि विकास करता है और शरीर से बाहर सीधा बच्चा आता है, तो उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है बेटा? जरायुज हैं। कुत्ते बिल्ली क्या है? जरायुज है। वहीं पर जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रज के नाम से जानते हैं। तो वे जंतु जो अपने अंडे देते हैं उन्हें हम अंडप्रज के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप ये क्रियाकलाप है जिसमें अंडक आप देख सकते हैं, छिपकली, तितली अथवा सलव, मुर्गी, कोय या अन्य पक्षी के अंडों का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्रित किया है या फिर अंडों के नामों को एकत्रित किया है, उनकी चित्र बनाइए। अब अंडे तो एकत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि अंडे अगर आप छुओगे बेटा तो फिर जो अंदर होते हैं ना बच्चे, वो मर जाते हैं, क्योंकि फिर उनके ऊपर जो मुर्गियां होती हैं, कबूतर होता है, कौवा होता है बेटा, वो नहीं बैठते हैं, उनको कहीं ना कहीं उष्मायन नहीं करते, जिसकी वजह से अंडे खराब हो जाते हैं। कई बार तो चिड़िया उसे खोद भी देती है, उनको लगता है कि ये हमारे अंडे नहीं है। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है, क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली या इन सबको अगर हम देखें तो इनके अंडों को अवलोकन करना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनके माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है, जिन्हें हम जरायुज जंतु भी कहते हैं। ये जरायुज जंतु हैं।
आगे हम बात करेंगे बेटा शिशु से वयस्क के बारे में, और ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो पहले ही लगभग 45 मिनट की हो चुकी है। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिशु से वयस्क तक के सफर के बारे में। अब तक हमने जाना कि किस प्रकार से लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, हमारे जननांग के बारे में जाना, हमने अंडाणु के बारे में जाना, हमने शुक्राणु के बारे में जाना, हमने जाना कि निषेचन कहाँ होता है, हमने जाना कि गर्भ क्या है, हमने इस तरीके से भी जाना कि जरायुज क्या होते हैं, अंडप्रज क्या होते हैं, क्यों आखिर मेंढक इतने सारे बच्चे देते हैं। और एक चीज बता दूं बेटा, मेंढक जो इतने सारे बच्चे देते हैं उनको पानी में ही इसलिए रखा जाता है, या पानी में ही वो इसलिए देते हैं क्योंकि पानी के अंदर पाया जाता है बेटा आयोडीन, जो कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। आयोडीन, ध्यान से सुनना, इस केमिकल का नाम याद रखना। और साथ ही जो मुर्गियों के बच्चे होते हैं वो 3 महीने में परिपक्व होते हैं। मुर्गियां जो है वो एक आवरण वाला अंडा देती है, और वो जो आवरण बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 45 से 46 मिनट के अंदर आपने काफी कुछ सीख लिया है। अगली वीडियो में बेटा मैं शिशु से वयस्क तक के सफर के बारे में बात करूंगा। हम जानेंगे कि किस तरीके से हम वयस्क होते हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई बेटा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारी ये फैमिली थोड़ी बड़ी हो और हम अच्छी इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।